आज की फिजिक्स क्लास में हम लोग चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। इसके पहले लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा है। आज हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो इसमें दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति है अच्छी स्थिति में और दूसरी है निरक्षीय स्थिति में। तो पहले हम लोग याद करेंगे अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हेडिंग लगाइए और नोट्स बनाना शुरू कर दें। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव मानेंगे, इसमें माना वैद्युत द्विध्रुव है एक -q और +q आवेश से मिलकर के बना है। ये वैद्युत द्विध्रुव का नाम हम दे देते हैं AB। एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेश से मिलकर के बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। तो मध्य बिंदु O से -q की दूरी है L और +q की दूरी भी L है, तो टोटल दूरी 2L है। और इसके अक्ष पर, अक्ष का मतलब होता है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, तो दोनों आवेशों को मिलाने रेखा कौन सी हो जाएगी? ये वाली। इसके इधर भी अक्ष ये होगा, तो दोनों तरफ कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये कोई अक्ष है इसका, जहां पर एक बिंदु P है जिसकी मध्य बिंदु से दूरी है R। इस बिंदु पर हमको वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये जो पूरा सिस्टम हमारा है, जो निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक है K। ये मान के चलेंगे, अगर वायु में रखेंगे तो इसके लिए 1 हो जाए K का मान। तो तीव्रता जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। तो यहां पर दो बिंदु आवेश हमारे पास हो गए, एक -q और एक +q। दोनों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और फिर दोनों को जोड़ दिया जाएगा वेक्टर मेथड से, यानी दिशाओं का ध्यान रखते हुए जोड़ेंगे तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी। तो जब हम +q आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे तो +q से बिंदु P की दूरी पता होनी चाहिए। तो जब यहां से बिंदु O से P की दूरी हमको R पता है, तो +q से दूरी कितनी हो जाएगी? ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक की जो हमने मानी है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल डिस्टेंस में हम इतनी दूरी घटा देंगे तो ये बचेगा हमारे पास R - L। और इसी प्रकार से हम -q का दूरी निकाल लेंगे और ये दूरी हो जाएगी R + L। ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूरी हम दोनों आवेशों से निकाल लेंगे बिंदु P की। ये दूरी L है, ये दूरी R है, तो टोटल दूरी हमारी हो जाएगी R + L। अब हम जो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक हम निकाल चुके हैं। इसके लिए याद रखना है हमको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली गई है इसके पहले वाले वीडियो में, तो इसको हम याद रखेंगे और उसका यहां पर यूज है 1/4πε0 K Q/R²। ये जो सूत्र बना हुआ है बिंदु आवेश के कारण, इस सूत्र का यूज हम करेंगे। तो यहां पर भाषा लिखेंगे, पहले हम +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम मान लेते हैं E1 बराबर 1/4πε0 K Q/R²। R का मतलब +q से बिंदु P की दूरी, और वो कितनी है हमारे पास? R - L।
r माइनस l का होल स्क्वायर, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 1। और चूंकि ये एक सदिश राशि है तो दिशा का भी ध्यान रखना है, तो हमने दिशा निकालने के लिए बताया था बिंदु आवेश का दिशा कैसे निकाली जाती है। तो जिस बिंदु पर दिशा ज्ञात करनी है उस बिंदु पर हम एक धनात्मक परीक्षण आवेश रखेंगे और विचार करेंगे उस पर जो बल है वो किस दिशा में लगेगा। तो अगर हम यहाँ पर निकालना है दिशा, तो यहाँ पर प्लस आवेश रखें तो प्लस और प्लस क्यू का निकालना है, तो प्लस प्लस कैसा बल लगाएंगे, यानी इस तरफ बल लगेगा और जिस दिशा बल लगता है उसी डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो इस प्रकार से हम इसकी दिशा निकाल सकते हैं। दिशा से कैसी हो जाएगी, ओपी दिशा, ओपी दिशा में, ये इसकी डायरेक्शन होगी E1 की। और इसी प्रकार से फिर हम निकालेंगे माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये इसको हम मान लेते हैं E2 है, और E2 का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q माइनस क्यू का निकाल रहे हैं। तो माइनस क्यू का दिशा का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर वैल्यू केवल पॉजिटिव वाली रखी जाएगी, Q अपान R स्क्वायर। तो R का मतलब माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी कितनी है, R प्लस L, R प्लस L का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन हो जाएगी 2 नंबर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी E2 की, प्लस आवेश रखिए यहाँ पर परीक्षण आवेश, माइनस आवेश का निकाल रहे हैं तो आकर्षण बल लगेगा, यानी डायरेक्शन होगी इसकी E2 की बिंदु O की ओर, यानी इसकी डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं हम लोग, PO दिशा में। ये इसकी डायरेक्शन लिखी जा सकती है। तो इस प्रकार से दोनों बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान हमने निकाल लिया है। उसके बाद हम इन दोनों को वेक्टर मेथड से जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। तो जब दो वेक्टर विपरीत दिशा में होते हैं तो उनका परिणामी कितना होता है, दोनों के अंतर के बराबर। और अंतर ऐसा लेना है जो ज्यादा हो उसमें से कम वाले को घटाना है। और वैसे भी हम लोग सूत्र जानते हैं कि जो वेक्टर जो जोड़ने का तरीका है उसका फार्मूला लिखने का तरीका देखिए, इसमें फार्मूला हमको पता है कि R बराबर होता है, अगर दो वेक्टर कहीं पर भी हैं A और B, जिनके बीच का कोण अगर थीटा है तो उनका परिणामी हम लोग कैसे निकालते हैं, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये फार्मूला होता है दो वेक्टरों का परिणामी निकालने का। तो अगर यहाँ पर देखिए इसके हिसाब से देखिए यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, ये दोनों जो वेक्टर हमारे हैं E1 और E2, इनके एंगल कितना बन रहा है 180 अंश। तो यहाँ पर cos 180 का मान जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 180। और 180 का मान जब रखा जाएगा तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 वैल्यू आएगी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो माइनस 2AB को लिख सकते हैं हम लोग A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। या इसको हम लोग B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, B माइनस A का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो या इसको A माइनस B या B माइनस A लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब अगर दो वेक्टर विपरीत दिशा में होते हैं तो उनका जो मान होता है वो दोनों वेक्टरों के अंतर के बराबर होता है। तो अंतर निकालने के लिए हम बड़े में से छोटे वाले को घटाएंगे, तो ये चेक कर सकते हैं कि कौन बड़ा है इसमें।
तो देखिए जो E1 E2 को जरा ध्यान दें, जिसमें हर छोटा होता है वो वैल्यू बड़ी होती है, तो इसका मतलब है कि R माइनस एल है, यहाँ पर R प्लस एल है, दो बाकी सब चीजें सेम है, तो इसका मतलब है कि जो E1 का जो मान होगा वो ज्यादा होगा, E2 का मान कम होगा। तो इस प्रकार से इसका परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो पहले इसको नोट कर लें कितना, उसके बाद फिर हम आगे करते हैं। ये चीज समझने के लिए है, इसको हम नोट नहीं करेंगे इसके साथ में, और वीडियो को रोक करके इसके नोट्स बनाते चलें साथ साथ में। निकाल दिया जाए अब, चलिए ठीक है। तो अब इसमें बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी हो जाएगी, दोनों वेक्टर विपरीत हैं, तो इसका मतलब इसका जो परिणामी होगा वो E1 माइनस E2 के इक्वल होगा। वैल्यूज में रख दें E1 और E2 की, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। और इसको जब सॉल्व करेंगे आगे, तो E बराबर कॉमन ले लीजिए, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अंदर बचेगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करिए तो R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसका जरा होल स्क्वायर खोलें, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस बाहर लगा है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे जब ब्रैकेट खुलेगा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और नीचे क्या हो जाएगा भाई, ये होल स्क्वायर लगा, R प्लस एल R माइनस एल, तो ये बन जाएगा हमारा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और होल स्क्वायर लग जाएगा ऊपर इसके। अब देखिए यहां से R स्क्वायर एल स्क्वायर ये से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, E इक्वल टू बचेगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहां पर बचता है 4RL अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
एप्सिलॉन नॉट 2, और इसको लिख सकते हैं 2 और Q इंटू 2L, और ये R, इसको बाहर रखते हैं। इस 4 को 2 भागों में तोड़ लिया, 2 इंटू 2, ये Q आ गया, यहां से L ये लिखा हुआ है, R यहां लिख लिया हमने। उसके बाद अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों में से एक आवेश यानी Q और उनके बीच की दूरी यानी 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसको हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2PR अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जो P कहा जाएगा, P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। इसको नोट कर लें, उसके बाद इसके आगे और करेंगे। अब देखिए, इसमें यहां पर एक कंडीशन लगाते हैं कि यदि ये जो दोनों आवेशों को, हमने ये परिभाषा बताई थी वैद्युत द्विध्रुव की, दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होती है और उसकी तुलना में ये जो दूरी है R ये बहुत ज्यादा है। अगर ऐसा है तो यानी कंडीशन क्या लगाते हैं, L इज वेरी वेरी लेस देन, अगर R है तो L स्क्वायर की वैल्यू लगभग 0 ले लेते हैं। ये कंडीशन अगर लगा देते हैं, ये कंडीशन तभी लगाई जाएगी जब L का मान R की अपेक्षा बहुत छोटा हो तब। अगर छोटा नहीं है, ये बिंदु P अगर यही पास में ही है, तब यही फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इसमें कोई हम कंडीशन नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर L का मान अगर बहुत छोटा है तो हम एक कंडीशन लगाते हैं, ये वाली, L इज वेरी वेरी लेस देन R, तो L स्क्वायर का मान लगभग 0 के बराबर हो जाता है। तो E का मान कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2PR अपान L स्क्वायर की वैल्यू को हम 0 मानेंगे तो L स्क्वायर 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, R स्क्वायर का होल स्क्वायर, या इसको और अगर सिंप्लीफाई करें तो R की पावर 4 हो गया, यहां से एक R कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपान R क्यूब। ये जो फॉर्म निकल करके आया है, ये अच्छी स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। देखिए, इसमें ध्यान ये रखना है कि बिंदु आवेश का तीव्रता का जो मान होता है वो 1/R स्क्वायर होता है, और वैद्युत द्विध्रुव का जो तीव्रता होती है उसमें 1/R क्यूब होता है। इसको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज ये है कि जो परिणामी जो तीव्रता आएगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। भाई प्लस क्यू के कारण निकाल लिया, माइनस के कारण निकाल लिया, E1 E2, तो परिणामी तीव्रता की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए, इसमें जो ज्यादा होगी उसी तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। तो ज्यादा है इसमें E1, तो E1 की तरफ वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी, तो इसकी जो कुल जो तीव्रता की डायरेक्शन आएगी वो क्या आ जाएगी, वो भी OP की डायरेक्शन में आएगी। तो दूसरी चीज इसमें ये लिखना है कि जो P की जो डायरेक्शन होगी, एक चीज और ध्यान दीजिए, जो P की डायरेक्शन लिखने के लिए हम लोग देखिए इसमें थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको आगे। इसमें जो वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होगा इस वैद्युत द्विध्रुव का, उसकी डायरेक्शन तुमको पता है कि माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है। तो इसका मतलब इसमें जो P जो होगा वो माइनस से प्लस की तरफ होगा, यानी P की डायरेक्शन भी इसी तरफ है और जो परिणामी तीव्रता आएगी की डायरेक्शन भी इसी तरफ है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अच्छी स्थिति में
अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा P की दिशा में होती है। ये पॉइंट हमको याद रखना है, जिसकी आगे जरूरत पड़ेगी जब हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान निकालेंगे। तो अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, विद्युत क्षेत्र E, विद्युत क्षेत्र E की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां मत लिखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा P की दिशा में होती है। यानी P की डायरेक्शन ऐसे, तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी उसी दिशा में होगी। इस प्रकार इसको नोट कर लें, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और उसके बाद इसका दूसरी जो स्थिति है उसका डेरिवेशन करेंगे हम। अगला पॉइंट है हमारा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हम निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि अगर हम ये मानते हैं कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है -q और +q, ये AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिनके बीच की दूरी 2L होती है। तो L मध्य बिंदु से इधर हो जाएगी और L मध्य बिंदु से इधर दूसरी तरफ हो जाएगी। तो इसकी लंबवर्धक जो रेखा होगी, AB की लंबवर्धक रेखा, ये निरक्षीय रेखा कहलाती है। इसके किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं यहां पर कोई पॉइंट है P, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी। तो इसके लिए हम लोग करते हैं, ये दूरी O से P की दूरी R मान लेते हैं। तो पहले हम बिंदु A से तीव्रता निकालेंगे बिंदु P पर, और बिंदु B से निकालेंगे, यानी +q के कारण तीव्रता निकाली जाएगी और -q निकाली जाएगी। फिर उनको वेक्टर मेथड से जोड़ दिया जाएगा दिशाओं को ध्यान रखते हुए। तो इसमें हम लोग लिखेंगे +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको मान लेते हैं E1 बराबर क्या हो जाएगा। पहले तो हमको दूरी पता होना चाहिए, +q से कितनी दूरी होगी इसकी, ये L है ये R है, तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस लगाइए, R² + L²। और यहाँ पर यही सेम डिस्टेंस यहाँ पर भी हो जाएगी, -q से R² + L²। तो तीव्रता का मान हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई ε0 K Q/R² होता है। तो R का मतलब BP, और BP का मान है √R² + L²। जब यहां वैल्यू रखी जाएगी तो R² + L² बचेगा, स्क्वायर रूट इसका खत्म हो जाएगा स्क्वायर करने से। तो ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। और इसकी डायरेक्शन देखिए किस तरफ होगी। तो डायरेक्शन इसके निकालने के लिए हम यहाँ पर फिर हम प्लस चार्ज रखें और देखें किस तरफ बल लगेगा, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी इसकी डायरेक्शन जो होगी वो बाहर की तरफ आएगी। ये डायरेक्शन होगी हमारी
E1, डायरेक्शन हमारी ये E1 होगी, जिसकी डायरेक्शन को हम लोग क्या लिखेंगे, बिल्कुल सीध में खींचेंगे इसको। E1 यानी कह सकते हैं कि BP दिशा में इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, BP दिशा में, ये तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। उसके बाद ऐसे प्रकार से हम जरा माइनस क्यू का निकालेंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 के Q/R² प्लस L², ये इक्वेशन पड़ जाएगी 2 नंबर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब देखिए यहां प्लस आवेश रखिए, माइनस क्यू के कारण निकालना है तो डायरेक्शन होगी माइनस क्यू की तरफ, तो इसका इसमें आकर्षण लगेगा तो डायरेक्शन इसकी हम दिखाएंगे वो इस तरफ आ जाएगी E2, यानी इसकी डायरेक्शन क्या लिखेंगे, दिशा इसकी हो जाएगी PA दिशा में, PA दिशा में, P से A की। अब इसका कुल मान निकालना है, बिंदु P पर कितना होगा, दोनों आवेशों का मान निकाल लिया हमने। उसके बाद अब हम जो है निकालेंगे कि कुल तीव्रता का मान कितना होगा। तो इसके लिए देखिए यहां पर यह मान लेते हैं कि ये कोण अगर थीटा है, तो चूंकि ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है त्रिभुज में, तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा। और ये अगर दोनों कोण अगर थीटा है तो ये इसके लिए बहिष्कोण है, इसका मान हो जाएगा 2 थीटा। तो इसका मतलब 2 वेक्टर हमारे पास हो गए E1 और E2, जिनके बीच का कोण है 2 थीटा। तो इनका परिणामी क्या होगा, अभी हम लोगों ने सूत्र लिखा था, तो फिर लिखते हैं। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, यहां तक नोट कर लिया, चलो तो कुल बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos, और यहां पर कितना हो जाएगा 2 थीटा, cos 2 थीटा हो जाएगा। अब यहां जो करने जाते हैं, चूंकि देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 को ध्यान दें, दोनों E1 E2 परिमाण में बराबर हैं, यानी कि जो वैल्यू है वो सेम है, दिशाओं में अंतर है केवल। तो इसका E1 बराबर E2 यहां रख देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी E की √2E1² E², 2 दोनों की जगह E मान लेते हैं, चलो इसको E1 और E2 जगह E लिख दो, तो यहां हो जाएगा 2E1² प्लस 2E1² cos 2 थीटा, ये लिख सकते हैं। और इसको सॉल्व करें, E1 को बाहर निकाल लीजिए, अंदर बचेगा 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस cos 2 थीटा,
इसमें जरा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला एक लगाइए, E1 अंडर रूट 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला एक होता है cos 2 थीटा का, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, E बराबर आ जाएगा, ये दोनों इस फार्मूला गलत लग गया यहाँ, इसको फार्मूला होता है यहाँ पर cos 2 थीटा इक्वल टू लगाना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फार्मूला यहाँ पर लगाए। तो E बराबर हो जाएगा E1 अंडर रूट 2 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये 2 2 जा 4 स्क्वायर के अंदर है, ये बाहर आ जाएगा, तो 2e और इसका भी वर्गमूल निकल आएगा 2e cos थीटा। ये e की वैल्यू निकाले, E1 यहाँ रहेगा, e की वैल्यू इतनी आ गई। अब जरा हम यहाँ पर E1 की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से रख देंगे, तो ये वैल्यू आ जाती है E बराबर 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और cos थीटा, ये वैल्यू हो गई। उसके बाद अब जरा cos थीटा का मान हम इस चित्र से निकाल सकते हैं। उस चित्र पर जरा ध्यान दें, अगर चित्र से त्रिभुज AOP से cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है L और कर्ण है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम cos की वैल्यू यहां रखेंगे, इसको नोट कर लें पहले इतना। और उसके बाद रखिए, तो ये आ जाएगा E इक्वल टू 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2। तो इसको पावर के रूप में हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखिए, और इसको लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 2L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। ये दोनों आ जाएगा 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला निकल करके आ गया है, ये इस फार्मूले में हम लगा सकते हैं, क्योंकि P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, यानी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो हो जाएगा वो होगा Q इंटू 2L। तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2। फिर यहाँ कंडीशन वही लगानी है जो इसके पहले लगाई गई थी अच्छी स्थिति वाले में। तो देर अच्छी स्थिति में कंडीशन यही लगानी है। फिर यदि L इज वेरी वेरी लेस देन R, तो L स्क्वायर का मान लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। तो वैल्यू यहाँ पर लगा दें।
इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के पी अपान आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। एल स्क्वायर का मान तो 0 हो गया, तो यहां से पावर से पावर भी कैंसिल हो जाएगी, बचेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट के पी अपान आर क्यूब। ये जो फॉर्म निकल करके आया है ये निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है। अब इसकी डायरेक्शन की बात आती है, डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो देखिए चूंकि दोनों वेक्टर परिमाण में बराबर हैं तो इनकी जो डायरेक्शन होगी बिल्कुल मिडिल से होकर के जाएगी, बीचों बीच से होकर के जाएगी ई की। तो ई की जो डायरेक्शन है, देखिए यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत यह है कि जो यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन है उसके विपरीत है। इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ है और वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो इसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस डायरेक्शन में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखना है, आगे जरूरत है हमको। निरक्षीय स्थिति में ई की दिशा पी की दिशा के विपरीत होती है। ये पॉइंट को याद रखिए, तो इसको नोट कर लें। और आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, शेष अगली वाली क्लास में लोग पढ़ेंगे।